पिछले भाग में हमने देखा था कि वरुण एक बेहद ताकतवर और खतरनाक आदमी है जो करोड़ों रुपए के एक प्रोजेक्ट के लिए पूरे पहाड़ी गांव को अपने कब्जे में लेना चाहता है। अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता है और अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान को हटाता चला जाता है। इसी दौरान कार्तिकेयन नाम का एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट वरुण के काले कारनामों की जांच शुरू करता है और उसके खिलाफ सबूत जुटाने लगता है। लेकिन जैसे ही वरुण को इस बात का पता चलता है, वह अपने खास आदमी कृपाकरण को कार्तिकेयन और उसके परिवार को खत्म करने का आदेश दे देता है। कुछ ही समय बाद कार्तिकेयन और उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी जाती है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। वहीं दूसरी तरफ वरुण को लगता है कि अब उसके खिलाफ सच सामने लाने वाला कोई नहीं बचा है और उसका प्रोजेक्ट बिना किसी रुकावट के पूरा हो जाएगा। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसकी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन अब उसके सामने आने वाले हैं। और यहीं से कहानी में होती है कराटे फैमिली की एंट्री, जो अन्याय के सामने झुकना नहीं जानती। अब तक ये लड़ाई सिर्फ जमीन और पैसों की थी, लेकिन अब यह लड़ाई सम्मान, न्याय और परिवार की सुरक्षा की बन चुकी है। आखिर जब इस कराटे फैमिली का सामना वरुण और उसके खतरनाक गुंडों से होगा तो कौन जीतेगा और क्या वरुण अपने गुनाहों की सजा से बच पाएगा? आइए जानते हैं ब्लास्ट के दूसरे और आखिरी भाग में। एक पत्रकार और उसके परिवार की हत्या की खबर पूरे इलाके में सनसनी फैला देती है। मीडिया में हड़कंप मच जाता है, लेकिन दूसरी तरफ वरुण बेहद खुश है। उसे लगता है कि अब उसे रोकने वाला कोई नहीं बचा और उसकी योजना बिल्कुल सही तरीके से पूरी हो जाएगी। अब उसे सिर्फ मंत्री को पैसे पहुंचाने हैं और फिर वह पूरे पहाड़ी गांव को तबाह कर देगा। इसी दौरान फिल्म हमें हीरो के परिवार से भी मिलवाती है, जो अपनी दुनिया में शांतिपूर्वक जिंदगी जी रहा होता है। लेकिन उन्हें नहीं पता कि जल्द ही उनका सामना एक ऐसे तूफान से होने वाला है जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। और इस कहानी में हीरो के परिवार और वरुण की दुनिया को जोड़ने वाला इंसान बनता है एक छोटा मोटा गुंडा, टोबी। टोबी अभी अभी जेल से बाहर आया है। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी उससे झगड़ने लगती है। वह कहती है, तुम छोटी मोटी चोरी और अपराध करते रहते हो, बार बार जेल चले जाते हो, आखिर इस परिवार का ख्याल कौन रखेगा? पत्नी की बातें सुनकर टोबी परेशान हो जाता है और अपने दोस्त को फोन करके किसी नौकरी का इंतजाम करने के लिए कहता है। तब उसका दोस्त उसे कृपाकरण के गैंग में काम दिलाने का वादा करता है। उधर उसी रात अभिराम शराब पीकर कार चला रहा होता है कि अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ पुलिस अधिकारी उसे घायल हालत में देखकर अस्पताल पहुंचा देते हैं। उन्हें यह बिल्कुल नहीं पता होता कि जिस आदमी की जान वे बचा रहे हैं वह देश का सबसे खतरनाक अपराधी है। इधर वरुण लगातार अभिराम को फोन कर रहा होता है, लेकिन उसका फोन कार में ही छूट जाता है। जैसे जैसे समय बीतता है, वरुण की बेचैनी बढ़ने लगती है, क्योंकि अगले दिन अभिराम को दुबई जाकर 1000 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन पूरा करना है। थोड़ी देर बाद उसे खबर मिलती है कि अभिराम का एक्सीडेंट हो गया है और पुलिस उसे अस्पताल ले गई है। यह सुनकर वरुण के होश उड़ जाते हैं। उसे डर लगता है कि अगर पुलिस को अभिराम की असली पहचान पता चल गई तो न सिर्फ अभिराम पकड़ा जाएगा बल्कि उसका पूरा प्लान भी खत्म हो जाएगा। इसलिए वह तुरंत अपने गुंडों को अस्पताल भेजता है ताकि अभिराम को वहां से निकालकर लाया जा सके। अस्पताल पहुंचते ही गुंडों को पता चलता है कि वहां भारी पुलिस सुरक्षा मौजूद है। इतने सारे लोगों को सिर्फ एक घायल आदमी के पीछे आते देख पुलिस अधिकारियों को भी शक होने लगता है कि मामला जरूर कुछ बड़ा है। जब गुंडे किसी भी कीमत पर अभिराम को अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं, तब वहां मौजूद पुलिस अधिकारी उन्हें पीछे हटने की चेतावनी देता है। लेकिन जब वे नहीं मानते तो हालात संभालने के लिए वह बेहोश पड़े अभिराम के पैर में गोली मार देता है ताकि गुंडे डरकर वहां से भाग जाएं। योजना काम कर जाती है और गुंडे वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद इंस्पेक्टर अस्पताल स्टाफ से कहता है, जैसे ही इस आदमी को होश आए मुझे तुरंत खबर करना, तब तक मैं इसकी पूरी जानकारी निकलवाता हूँ। लेकिन अगले ही दिन सब कुछ उल्टा हो जाता है। सुबह पता चलता है कि अभिराम अस्पताल में मौजूद सभी पुलिस वालों को घायल करके वहां से फरार हो चुका है। ये खबर सुनते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच जाता है। तुरंत उसकी फाइलें निकाली जाती हैं और तब इंस्पेक्टर को उसके बारे में ऐसी जानकारी मिलती है जिसे सुनकर उसके भी होश उड़ जाते हैं। उसे पता चलता है कि करीब 6 साल पहले अभिराम को पकड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस ऑपरेशन में लगभग 30 पुलिसकर्मी मारे गए थे। तभी से उसका नाम सुनकर बड़े बड़े अधिकारी भी डरने लगे थे। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि अभिराम सिर्फ तभी बाहर निकलता था जब उसे कोई बहुत बड़ा काम सौंपा जाता था, यानी इस बार भी वह किसी बेहद खतरनाक मिशन पर आया हुआ था। उधर भागने के बाद अभिराम फिलहाल कृपाकरण के लोगों के साथ छिपा हुआ होता है, लेकिन पैर में लगी गोली की वजह से उसकी हालत ठीक नहीं होती। डॉक्टर फोन पर साफ कहता है कि अगर सही समय पर दवा नहीं मिली तो इन्फेक्शन बढ़ सकता है और उसका पैर तक खराब हो सकता है। दूसरी तरफ वरुण लगातार फोन करके पूछ रहा होता है, तुम कल दुबई जा पाओगे या नहीं? अभिराम उसे भरोसा दिलाता है कि सब ठीक हो जाएगा। इसी दौरान डॉक्टर एक खास दवा लेने के लिए कहता है, लेकिन समस्या यह थी कि पुलिस पहले से ही कृपाकरण के गैंग की तलाश कर रही थी, इसलिए गैंग का कोई भी सदस्य खुलकर बाहर नहीं जा सकता था। तय होता है कि अगले दिन प्राइवेट जेट से अभिराम को दुबई भेज दिया जाएगा। बस उससे पहले दवा का इंतजाम करना जरूरी था। यहीं पर कहानी में एंट्री होती है टोबी की। टोबी अभी अभी गैंग में शामिल हुआ था, इसलिए उसे दवा लाने का काम सौंपा जाता है। डॉक्टर ने जो दवा लिखी थी वह बिना प्रिस्क्रिप्शन आसानी से नहीं मिलती थी, लेकिन टोबी को भरोसा था कि वह किसी तरह दवा ले आएगा। दवा खरीदने के लिए वह जिस मेडिकल स्टोर पर पहुंचता है वह और कोई नहीं बल्कि हीरो के छोटे भाई की दुकान होती है। संयोग से उस समय दुकान पर हीरो का भाई मौजूद नहीं होता, वहाँ सिर्फ नीला मौजूद होती है। टोबी चाकू दिखाकर उससे प्रिस्क्रिप्शन मांगता है। नीला चाहती तो वहीं उसका काम तमाम कर सकती थी, लेकिन अपनी माँ की सीख याद करके वह खुद को शांत रखती है और बिना किसी झगड़े के उसे प्रिस्क्रिप्शन दे देती है। लेकिन टोबी यहीं नहीं रुकता। उसकी नजर नीला के हाथों में पहने गहनों पर पड़ जाती
है। लालच में आकर वह उन्हें छीनने की कोशिश करता है। बस फिर क्या था, अब तक शांत खड़ी नीला का गुस्सा फूट पड़ता है। वह टोबी की ऐसी धुनाई करती है कि उसकी हालत खराब हो जाती है। शोर सुनकर आसपास के लोग भी जमा हो जाते हैं। सबको पता चल जाता है कि टोबी चोरी और लूटपाट करने आया था। इसके बाद लोग उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। अब एक तरफ टोबी पुलिस की गिरफ्त में पहुंच चुका होता है और दूसरी तरफ अभिराम तथा कृपाकरण के लोग उसकी वापसी का इंतजार कर रहे होते हैं। समय बीतता जाता है लेकिन टोबी वापस नहीं आता। आखिरकार टोबी किसी तरह पुलिस स्टेशन से फोन करके पूरी घटना बता देता है। यह सुनते ही अभिराम का धैर्य जवाब दे देता है। वह कहता है, अब और इंतजार नहीं कर सकता, मैं खुद जाकर दवा लेकर आता हूँ। कृपाकरण उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन अभिराम किसी की बात नहीं सुनता। साथ ही वह कृपाकरण के भाई को आदेश देता है, जिस घर की वजह से यह सब हुआ है वहां जाओ, जो भी सामने आए उसे खत्म कर दो और मेरा पर्स लेकर वापस आओ। यहीं से कहानी का सबसे बड़ा तूफान शुरू होने वाला होता है। अब कृपाकरण का भाई अपने 3-4 आदमियों को लेकर सीधे हीरो के घर की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते भर उन्हें यही लगता है कि यह एक साधारण परिवार है। घर में घुसेंगे, सभी को खत्म करेंगे, पर्स उठाएंगे और वापस लौट जाएंगे। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि जिस घर की तरफ वे बढ़ रहे हैं वहां उनका सामना किन लोगों से होने वाला है। जैसे ही वे घर के अंदर घुसते हैं, माहौल पल भर में बदल जाता है। शुरुआत में वे परिवार को डराने की कोशिश करते हैं लेकिन अगले ही पल उन्हें पता चलता है कि यह कोई आम परिवार नहीं बल्कि एक कराटे फैमिली है। और फिर शुरू होती है जबरदस्त भिड़ंत। घर के हर सदस्य को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग मिली हुई होती है। जो गुंडे उन्हें आसान शिकार समझकर आए थे वही कुछ ही मिनटों में बुरी तरह पिटने लगते हैं। सबसे हैरानी की बात तो तब होती है जब नीला की माँ भी मैदान में उतर जाती है। जो महिला हमेशा लड़ाई झगड़े से दूर रहने की बात करती थी वही अब अपने परिवार की रक्षा के लिए पूरी ताकत से लड़ रही होती है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि लड़ाई के दौरान कई गुंडे मारे जाते हैं। अब परिवार के सामने एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। उन्होंने आत्मरक्षा में हमला तो कर दिया था लेकिन अब घर के अंदर कई लाशें पड़ी थी। नीला समझ जाती है कि अगर इनमें से कोई भी आदमी जिंदा बच गया तो वह बाहर जाकर पूरी बात बता देगा। इसीलिए वे बचे हुए गुंडों को भी खत्म कर देते हैं। इसके बाद सब मिलकर सबूत मिटाने की कोशिश करते हैं। घर के पास पहले से खुदा हुआ एक गड्ढा होता है और वे सभी शवों को उसी में दफना देते हैं। उधर कृपाकरण और अभिराम लगातार अपने लोगों का इंतजार कर रहे होते हैं लेकिन न कोई फोन उठाता है और न ही कोई वापस लौटता है। समय बीतता जाता है और दोनों की बेचैनी बढ़ती जाती है। तब अभिराम खुद वहां जाने का फैसला करता है। वह गाड़ी निकालता है लेकिन तभी उसे एक और झटका लगता है। उसे याद आता है कि उसका पर्स गायब है और उसी पर्स में रखा था वह एक 100 रुपए का नोट जो पूरे 1000 करोड़ रुपए के सौदे की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी था। अगर वह नोट खो गया तो पूरा प्लान खत्म हो जाएगा। तभी पता चलता है कि कृपाकरण का भाई गलती से अभिराम का पर्स अपने साथ ले गया था, यानी वह पर्स अब उसी घर में होने की संभावना थी जहां उसके लोग गए थे। यह सुनते ही अभिराम खुद उस घर की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात होती है। अभिराम और कृपाकरण को लगता है कि उनके आदमी अभी तक घर पहुंचे ही नहीं है, जबकि दूसरी तरफ सच्चाई ये होती है कि वे लोग काफी पहले पहुंच चुके थे और अब जमीन के नीचे दफन हो चुके हैं। इसी बीच हीरो परिवार के बाकी सदस्य सबूत मिटाने के लिए बाहर गए हुए होते हैं। घर में सिर्फ नीला और उसकी माँ मौजूद होती हैं। तभी अभिराम वहां पहुंच जाता है और आते ही अपने पर्स के बारे में पूछने लगता है। नीला और उसकी माँ तुरंत समझ जाती हैं कि यह भी उसी गैंग का आदमी है जिसके लोग पहले यहाँ आए थे। उन्हें एहसास हो जाता है कि जब तक ये लोग जिंदा हैं खतरा खत्म नहीं होगा। और फिर शुरू होती है एक और खतरनाक लड़ाई। लेकिन इस बार सामने कोई साधारण गुंडा नहीं था। अभिराम खुद एक बेहद खतरनाक अपराधी था। वह लंबे समय तक दोनों का मुकाबला करता है और उन्हें काफी परेशान कर देता है। तभी सही समय पर हीरो घर वापस लौटता है। घर में चल रही लड़ाई देखकर वह भी मैदान में उतर जाता है। अब मुकाबला बराबरी का हो जाता है। काफी देर तक चली जबरदस्त फाइट के बाद आखिरकार पूरा परिवार मिलकर अभिराम को काबू कर लेता है। उसे बांधकर कैद कर दिया जाता है। लेकिन अब उनके मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है, आखिर ये आदमी है कौन और इसके पीछे कौन लोग हैं? उन्हें इसका जवाब जल्द ही मिलने वाला था। अब अभिराम उनके कब्जे में था लेकिन हीरो और नीला को अभी तक यह नहीं पता था कि आखिर वे किस मुसीबत में फंस चुके हैं। उसी दौरान उनके पास कृपाकरण का फोन आता है। फोन पर वह गुस्से में कहता है, जिस आदमी को तुमने बांधकर रखा है वह कोई मामूली इंसान नहीं है। उसका नाम अभिराम है। वह देश के सबसे खतरनाक अपराधियों में से एक है और उसके पास जो पर्स था उसमें रखा एक 100 रुपए का नोट हमें वापस चाहिए। कृपाकरण उन्हें लालच भी देता है और धमकी भी। वह कहता है, 100 रुपए का नोट हमें दे दो और अभिराम को छोड़ दो, इसके बाद तुम्हारे परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर चालाकी करने की कोशिश की तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन हीरो उसकी बातों से डरने वालों में से नहीं था। वह गुस्से में वह 100 रुपए का नोट निकालता है और सबके सामने उसे फाड़ देता है। यह देखकर अभिराम का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है क्योंकि वह जानता था कि उस नोट के बिना पूरा 1000 करोड़ रुपए का सौदा खत्म हो जाएगा। उधर दूसरी तरफ वरुण लगातार अभिराम को फोन कर रहा था। वह भारी दबाव में था क्योंकि अगले ही दिन उसे मंत्री तक पैसे पहुंचाने थे। लेकिन न अभिराम फोन उठा रहा था और न ही कोई काम आगे बढ़ रहा था। इसी बीच हीरो और नीला फैसला करते हैं कि उन्हें पूरी सच्चाई जाननी होगी। वे कृपाकरण को पकड़कर उससे पूछताछ करते हैं। शुरुआत में वह कुछ नहीं बताता लेकिन जब दबाव बढ़ता है तो आखिरकार पूरा राज खोल देता है। तब उन्हें पता चलता है कि उस 100 रुपए के नोट के पीछे 1000 करोड़ रुपए का खेल छिपा हुआ है और यह पैसा इस्तेमाल होने वाला था कीलाकाडू नाम के पहाड़ी गांव को तबाह करने के लिए। वह गांव जहां लगभग 800 लोग रहते हैं, वहां मौजूद खनिज संपदा पर कब्जा करने के लिए पूरा गांव उजाड़ने की योजना
योजना बनाई गई थी और इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि वरुण दयालन था। यह सच्चाई सुनकर हीरो और नीला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें एहसास होता है कि मामला सिर्फ उनके परिवार तक सीमित नहीं है। अगर वे कुछ नहीं करते तो सैकड़ों बेगुनाह लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब उनका लक्ष्य साफ था, उन्हें किसी भी कीमत पर इस साजिश को रोकना था। सबसे पहले वे फैसला करते हैं कि इस प्लान से जुड़ा हर सबूत खत्म कर दिया जाए। 100 रुपए का नोट पहले ही नष्ट किया जा चुका था। इसके बाद वे अभिराम को भी खत्म कर देते हैं और उसके शव को बाकी लोगों की तरह गुप्त रूप से दफना देते हैं। अब इस पूरे खेल में सिर्फ एक ही आदमी बचा था, वरुण दयालन, यानी वह शख्स जिसने इस पूरी साजिश को जन्म दिया था। इसके बाद हीरो और नीला सीधे वरुण तक पहुंचने का फैसला करते हैं। वे उससे आमने सामने मिलते हैं और उसकी सारी सच्चाई उसके सामने रख देते हैं। वरुण पहले तो हैरान रह जाता है कि उसकी इतनी बड़ी योजना का राज किसी को कैसे पता चल गया। तभी हीरो उसे देखकर कहता है, सिर्फ अपने फायदे के लिए तुम 800 लोगों का घर उजाड़ना चाहते थे, उनकी जमीन छीनकर वहां से खनिज निकालकर विदेश भेजना चाहते थे। तुम्हें लगा था कि तुम्हारे खिलाफ कोई खड़ा नहीं होगा, लेकिन अब हम सामने खड़े हैं। ये सुनकर वरुण बुरी तरह भड़क जाता है और यहीं से शुरू होता है फिल्म का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक क्लाइमैक्स। वरुण के आदमी चारों तरफ से हमला कर देते हैं। हीरो और नीला दोनों पर एक साथ कई लोग टूट पड़ते हैं, लेकिन दोनों हार नहीं मानते। वे एक एक करके सभी गुंडों का सामना करते हैं। जबरदस्त मारधाड़ और एक्शन के बाद आखिरकार उनका सामना सीधे वरुण से होता है और फिर एक लंबी और खतरनाक लड़ाई के बाद वरुण का अंत हो जाता है। इसके साथ ही उसकी पूरी साजिश भी खत्म हो जाती है। सबसे दिलचस्प बात यह होती है कि इतने सारे लोगों की मौत के बावजूद पुलिस के हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लगता। उन्हें यह तक पता नहीं चल पाता कि इन सबके पीछे हीरो और उसका परिवार था। पूरी योजना इतनी सफाई से अंजाम दी गई थी कि किसी को उन पर शक तक नहीं होता। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने उस पहाड़ी गांव और वहां रहने वाले सैकड़ों लोगों की जिंदगी भी बचा ली थी। वरुण को खत्म करने के बाद हीरो और उसका परिवार वापस अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आते हैं। वे ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ समय बाद खबर फैलती है कि मशहूर बिजनेसमैन वरुण दयालन रहस्यमयी परिस्थितियों में मारा गया है। पुलिस जांच करती है, मीडिया बहस करती है, लेकिन किसी को भी असली सच्चाई का पता नहीं चल पाता। फिर फिल्म सीधे 3 महीने बाद का समय दिखाती है। टीवी पर अब भी यही खबर चल रही होती है कि आखिर वरुण दयालन की मौत कैसे हुई। ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। ये खबर देखकर नीला मुस्कुराने लगती है, क्योंकि वह जानती है कि उनके परिवार ने जो किया उसका सच शायद कभी किसी के सामने नहीं आएगा। और इसी के साथ फिल्म की कहानी अपने अंत तक पहुंच जाती है। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत इसकी लगातार आने वाली ट्विस्ट और टर्न्स है। कहानी में लॉजिक से ज्यादा एंटरटेनमेंट और सरप्राइज फैक्टर पर ध्यान दिया गया है। खासकर एक्शन सीक्वेंस काफी दमदार तरीके से फिल्माए गए हैं। और आखिर में फिल्म एक बात जरूर कहती है, कभी कभी असली इंसानियत अपने लोगों की मदद करने में नहीं बल्कि उन अनजान लोगों के लिए खड़े होने में होती है जिन्हें हमारी जरूरत होती है। यही इस फिल्म का असली संदेश है।